एकेडमी के सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से मेरा नमस्ते। प्रियदर्शिनी वैद्य मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गई हूँ। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हमारा पॉलिटिकल का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरीके से फ्रेम आउट किया गया था, इसके पीछे क्या क्या हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी ले चुके हैं। दिस इज़ आवर 4th वीडियो। इसमें भी हम 3 इम्पॉर्टेंट जो है एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमारे डांगी एकेडमी के सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे डांगी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको इन वीडियोस के PDF भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So exactly today we are going to know about these 3 acts. The first one is India Council Act 1892, Morley-Minto Reforms 1909 and Montesquieu-Chelmsford Reform that is 1999. इनमें से जो ये 2 लास्ट वाले दैट मीन्स इसके बाद भी और रिफॉर्म्स हैं जिसके लिए 5th वीडियो डेफिनेटली आने वाला है। मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। ये हमारे मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए और उस समय के लिए भी फॉर द पर्टिकुलर टाइम दीज वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो क्या है ये, इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। So the background of this India Council Act of 1892, the Indian National Congress (INC) was formed in 1885. There was a growing feeling of nationalism, and this led the INC to put forth some demands to the British authorities. अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं था, बल्कि इसको इस तरीके से फॉर्म किया गया था जिसमें कि हमारी कंट्री के लोगों की ये फीलिंग ऐड हुई थी कि ये एक हमको प्लॉट क्रिएट करेगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें एक ऐसा प्लॉट क्रिएट करेगा जिसके थ्रू हम अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सकते हैं। वन ऑफ देयर डिमांड्स वाज द रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डिमांड जो थी, जो हमारे पॉलिटिशियंस की थी, या हम कह सकते हैं उस समय हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो थे, उनकी सबसे पहली जो डिमांड थी वो ये थी कि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज़्यादा जो है वो मतलब सुधारा जाए, उनका रिफॉर्मेशन किया जाए। They also wanted the principle of the election instead of nomination. जो नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर था, जैसे कि हमने इसके पहले वाले एक्ट में देखा था कि जो गवर्नर जनरल होता है वो 12 लोगों को अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकता है, तो बजाय नॉमिनेशन के दे वांट एन पर्टिकुलर इलेक्शन प्रोसेस। उनका ये कहना था कि भाई आप जो भी सदस्य चुन रहे हैं, जो भी मेंबर्स आप इलेक्ट कर रहे हैं, दे शुड बी इलेक्टेड, उनको वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाना चाहिए। The INC also wanted the right to hold discussion on financial matters which was hitherto not allowed. INC दूसरे और इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे भी जो है वो क्वेश्चन कर रही थी कि भैया हमको जो है फाइनेंशियल मैटर्स में भी जो है वो डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए, जिसमें कि भारतीयों को अभी तक किसी भी तरह का राइट नहीं दिया गया था। The Viceroy at the time, Lord Dufferin, set up a committee to look into the matter. अब भैया इतने सारे जो हैं INC ने अपने डिमांड्स रखी हैं, तो उसके लिए उस समय के जो दैट वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने इसके लिए कमिटी सेटअप की। बट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिड नॉट अग्री टू द प्लान ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। पर उसमें जब इन्होंने INC के व्यूज़ अपने ऑफिशियल्स के सामने रखे, सेक्रेटरीज के सामने रखे, तो उन्होंने जो है वो सिरे से इस चीज़ को खारिज कर दिया कि दे वर नॉट अग्री टू प्लान ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन के प्लान में जो है वो मतलब उनका कोई इरादा अभी फिलहाल इस तरह का नहीं है। He, however, agreed to representation by way of indirect election. हाँ, लेकिन वो ज़रूर ये इस चीज़ के लिए अग्री हो गए थे कि हम जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो ये कुछ डिमांड जो थी वो INC की तरफ से रखी गई थी इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। नाउ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. The act increased the number of additional or non-official members in the legislative council as follows. अब देखिए, legislative councils में जो है ऑफिशियल जो एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी।
जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 10 से 16 मेंबर्स होंगे, बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है वो 20 मेंबर्स होंगे, मद्रास में 20 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, देन बॉम्बे में 8 मेंबर्स, अवध में 15 मेंबर्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 15 मेंबर्स। तो इस तरीके से इन्होंने जो है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नंबर्स ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बढ़ा दिया था। देन इन 1892 आउट ऑफ 24 मेंबर्स ओनली 5 वर इंडियन। अब 1892 तक जो है 24 इलेक्टेड मेंबर्स में से केवल 5 जो होते थे वो इंडियन होते थे, रेस्ट ऑफ द यूरोपियंस और द ब्रिटिशर्स। द मेंबर्स वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन द बजट which was bared in the Indian Council Act 1861 or matters of public interest but had to give notice of 6 days for it। अब ये जो मेंबर्स हैं ये बजट के ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ ये पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको 6 दिन पहले का जो है एक नोटिस देना पड़ेगा। दे कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मतलब जो अननेसेसरी क्वेश्चन हम क्या कहें या एडिशनल क्वेश्चंस दे कुड नॉट आस्क। द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इनिशिएटेड थ्रू दिस एक्ट। द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, chambers of commerce and zamindars were authorized to recommend members to the provincial councils। अब इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन का जो दायरा है उसको या जो हम कह सकते हैं कि सिद्धांत जो है उसको मतलब जो है एक शुरुआत की गई थी उसकी रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत की या प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की यहाँ पे शुरुआत की गई थी इस एक्ट के थ्रू। इसके अंतर्गत डायरेक्ट बोर्ड्स जो है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ज़मींदार हैं, वो इस चीज़ के लिए अथोराइड हैं कि वो किसी भी मेंबर को अपनी तरफ से प्रोविजन काउंसिल के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज एंड रिपील ओल्ड लॉज विथ द परमिशन ऑफ द गवर्नर जनरल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकती है, उनके पास ये शक्ति दे दी गई थी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है पुराने लॉज को ख़त्म कर सकते हैं और नए लॉज क्रिएट कर सकते हैं। It was the first step towards a representative form of government in modern India, although there was nothing in it for the common man। हालांकि इसमें अभी फ़िलहाल भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंडियन पार्टिसिपेशन की ज़रूरत थी, बट फ़िलहाल इतना भी जो एक इनिशिएटिव जो ब्रिटिशर्स ने लिया था ये भी हमारे लिए काफ़ी था। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द नंबर ऑफ द इंडियंस वॉज इंक्रीज्ड एंड दिस वॉज अ पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि इसमें जो है वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्याओं को बढ़ाया गया था और ये एक तरीके से हमारे लिए मतलब पॉजिटिव चीज़ है। हाउएवर सिंस द ब्रिटिश कंसीडर्ड ओनली अ लिटिल, दिस एक्ट लेड इनडायरेक्टली टू द राइज ऑफ मैनी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। Many leaders like Bal Gangadhar Tilak blamed Congress' moderate policy of petition and persuasion for a lack of positive developments and called for a more aggressive policy against British rule। अब हालांकि ये जो डिमांड्स थी, जो INC का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसकी जो डिमांड्स होती थी तो इसके अगेंस्ट भी काफ़ी जो है वो मतलब क्रिटिकल जो है वो क्रिटिसिज्म इनको देखना पड़ा था। जैसे कि जैसे बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उन्होंने इनको ब्लेम किया था कि ये मॉडरेट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, है ना, दे आर वेरी लीनियंट टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। हमको उनसे हमको उनसे याचना नहीं करनी, हमको उनसे कुछ मांगना नहीं है, हमको अपने अधिकार लेने के लिए मांगने की या याचना की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था कि आप हर चीज़ जो है वो मतलब परसुएशंस पे या पिटिशन के आधार पे दया के भाव से जो है वो लेना चाह रहे हो। तो ये ऑलरेडी कंट्री हमारी है, दे वर द इन्वेडर्स, वो हमारी कंट्री में घुस आए थे, तो हमको उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप थोड़ा सा अग्रेसिव पॉलिसी भी जो है वो इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो थॉट थे वो बाल गंगाधर तिलक जी के थे। और इसी बिहाफ में एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि इनके साथ जो और 2 लोग थे ये कहलाते थे लाल बाल पाल। तो इसमें होते थे दैट लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल।
ये तीन जो मानते थे कि भैया हमको जो है कांग्रेस की मॉडरेट पॉलिसी, दे वर नॉट अग्री विद द मॉडरेट पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने इसके लिए जो है इनके ऊपर कमेंट की थी कि वी वर नॉट बैगर, है ना, हमको पिटिशन मतलब जो है दया भाव से कोई भी चीज नहीं लेनी है अंग्रेजों से। तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट ये तीनों थे। सो दिस वाज द इंडियन काउंसिल रिफॉर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। इट वॉज फ्रेम बाय द मार्ले एंड मिंटो। तो इन दोनों की जो है वो, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन की वजह से ये जो है वो रिफॉर्म्स फॉर्म किया गया था, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। अब इसकी क्या क्या प्रोविजंस हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविजंस इंक्रीज्ड इन साइज। ठीक है, अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सेंटर में भी है और प्रोविंसेस में भी है। कौन कौन से प्रोविंसेस में है, जैसे कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। तो इनके दोनों के अलग अलग सेटअप थे कि किस काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, सेंट्रल लेवल पे कितने मेंबर्स होंगे और स्टेट लेवल पे मतलब प्रोविजन लैंग्वेज पे जो लेवल पे कितने मेंबर्स होंगे। तो सर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60 मेंबर। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 16 से 60 मेंबर होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, यहाँ पे 50 मेंबर्स होंगे। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम, यहाँ पे 30 मेंबर्स होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसाइड कर दिए थे इस रिफॉर्म या इस एक्ट के थ्रू। नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर and the provinces were to have 4 categories of members as follow। अब इनमें जो मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो मेंबर्स हैं वो 4 कैटेगरीज को जो है वो बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आ जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जो गवर्नर जनरल और जो उनके जो कंपेनियंस होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। The second one is nominated official members. So the government officials who were nominated by the governor general। जैसे कि हमने देखा कि गवर्नर जनरल के पास राइट है, वो 12 लोगों को जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। तो ये सेकंड टाइप की कैटेगरी हो जाएगी। ये वो लोग हैं जो कि गवर्नर जनरल के थ्रू नॉमिनेटेड हैं। देन नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब नॉमिनेटेड तो है बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। ठीक है, सो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल बट वर नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल। इनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट तो करता है एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन वो किसी भी तरीके से सरकारी अफसर नहीं माने जाते। और चौथी कैटेगरी आती है इलेक्टेड मेंबर्स। सो इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियन। तो जैसे कि हमने देखा कि चौथी कैटेगरी जो है ये बिलोंग करती थी उन्हीं सभी लोगों से, सभी इंडियन से जिनको कि इलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हमने देखी। द फर्स्ट कैटेगरी वॉज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, द सेकेंड वन इज नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, the third one is nominated non-official members, and the fourth one is elected members। In the provincial council, non-official members were in the majority। अब non-official members जो थे वो provincial councils में बहुत ज़्यादा थे, majority में थे, मतलब बहुमत में थे। However, since some of the non-official members were nominated, in total a non-elected majority was there। हालांकि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही ज़्यादा होते थे क्योंकि नॉमिनेटेड होते थे, और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो काफ़ी कम होते थे। इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए पहली बार भारतीयों को जो है वो सदस्यता दी गई थी इस एक्ट के थ्रू। इट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम। जी हाँ, इसी एक्ट के थ्रू जो है वो एक डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में आ चुका था कि यहाँ पे जो है इन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की बात कही थी। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर आर मार्क्ड फॉर मुस्लिम एंड ओनली मुस्लिम कुड वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें यहाँ तक व्यवस्था की गई थी कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जहाँ पे केवल मुस्लिम ही क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे सकते हैं।
The members could discuss the budget and move resolution. They could also discuss matters of public interest. अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं ये बजट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं और रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ वो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पे भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि इनके पहले वाले एक्ट में अलाउड नहीं था। लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड सत्येंद्र पी सिन्हा एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए यहाँ पे एक और चेंज आ गया है, दैट इज लॉर्ड मिंटो ने जो है एक इंडियन मेंबर को जो है इलेक्ट किया एज द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और वो थे सत्येंद्र पी सिन्हा। 2 Indians were nominated to the Council of the Secretary of State for Indian Affairs, और साथ ही साथ 2 लोग नॉमिनेटेड किए गए थे जो कि इंडियन अफेयर्स में जो है वो इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद करेंगे। असेसमेंट ऑफ पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स, अब इसके असेसमेंट भी देख लेते हैं। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया पॉलिटिक्स। अब देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के इलेक्टोरेट की बात आ जाती है। इसी एक्ट के थ्रू उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को एक जो है वो आइडिया उनके दिमाग में फिट कर दिया है ना, कि यू हैव टू बी द सेपरेट इलेक्टोरेट। दिस वॉज इंटेंडेड टू स्टैम्प द ग्रोइंग tide of nationalism in the country by dividing the people into communal lines। और देखिए किसी भी इनका कोई भी एक्ट जो है, कोई भी डीड है, वो बिना किसी कारण के नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटो लेकर ये चल रहे हैं। इस समय नेशनलिज्म अपने हाईएस्ट पीक पे चल रहा था, ठीक है, और ये चाहते थे कि ये नेशनलिज्म में जिस तरीके से दोनों ही कम्युनिटीज, किसी भी इनका कोई भी एक्ट जो है, कोई भी डीड है, वो बिना किसी कारण के नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कोई मोटो लेकर ये चल रहे हैं। इस समय नेशनलिज्म अपने हाईएस्ट पीक पे चल रहा था, ठीक है, और ये चाहते थे कि ये नेशनलिज्म में जिस तरीके से दोनों ही कम्युनिटीज, ऑल द कम्युनिटीज, वेदर नॉट हिंदू एंड मुस्लिम, ऑल द कम्युनिटीज दे फॉट टुगेदर, है ना, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए वो कंटिन्यू एफर्ट कर रहे थे। तो इस समय उन्होंने जो है वो फूट डालो राज करो वाली नीति को अपनाया कि हम एक कम्युनल जो है वो आइडिया इनके माइंड में जो फीड कर देते हैं, और यही क्या करेगा, नेशनलिज्म की प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। द कल्मिनेशन ऑफ दिस स्टेप वाज सीन इन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अलोंग रिलीजियस लाइंस, और इसका नतीजा हमको इसके कई सालों बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, उस समय जब हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया गया था रिलीजियस बेसिस पे, कम्युनल बेसिस पे, इसका नतीजा 1909 के एक्ट का नतीजा डायरेक्टली हमको वहां देखने को मिला। द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप कैन बी सीन टू दिस डे, और इसी समय जो है हमको अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में जो अलग अलग ट्रीटमेंट मतलब अलग अलग व्यवहार का जो हमको एक जो है वो रिजल्ट देखने को मिला था। द एक्ट डिड नथिंग टू ग्रांट कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट विच वॉज कांग्रेस डिमांड, लेकिन यहाँ पे देखिए कांग्रेस की एक डिमांड थी कि सेल्फ गवर्नमेंट हमको मिलना चाहिए, ये हमारे जो है मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहिए। तो उस डिमांड को इसने सिरे से खारिज कर दिया था, इसमें इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। द एक्ट डिड इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल स्पेशली एट द प्रोविजनल लेवल, ठीक है, प्रोविजनल लेवल पे जो है वो इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया था, बल्कि सेंट्रल लेवल पे इसमें जो है कोई बहुत ज़्यादा हमको इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो असेसमेंट के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंटरी रिफॉर्म, बाकी सारी चीज़ें अगर साइड में रख दी जाए, तो एक बहुत बड़ा जो है इसने हमको नासूर दिया था, दैट वाज द कम्युनल डिवाइडेशन। नाउ followed by the next, that is Montagu-Chelmsford reform, that is introduced in 1919. This is again formed by 2 legends that were the Montagu and Chelmsford. Because of their names, it is known as the Montagu-Chelmsford reform 1999. Montagu-Chelmsford reform which came into force in 1921. ये इंट्रोड्यूस तो हुआ था 1919 में, बट ये जो है वो प्रभाव में कब आया था, 1921 में।
The sole purpose of this act was to ensure Indians of their representation in the government. इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये क्यों लॉन्च हुआ था, इसके पीछे बहुत सारे अपने क्लॉजेस लेकर आया था, डेफिनेटली बहुत सारे प्रोविजन थे, बट द मेन मोटो टू इंश्योर इंडियंस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट. इसके थ्रू जो है ये माना जाने लगा था कि भारत में भारतीयों को जो है अपना रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा. द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म एट द सेंट्रल एज वेल एज प्रोविजनल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. और इस एक्ट को भी दोनों ही लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविजनल लेवल पे भी. एट द प्रोविजनल गवर्नमेंट. नाउ पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट का देख लेते हैं क्या क्या इसके पास जो है क्लॉजेस थे उसके लिए. सो द फर्स्ट वाज दैट एग्जीक्यूटिव डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड. That is, there were two classes of the administrators, executive councillors and ministers. तो यहाँ पे जो है वो डायरकी या द्विशासन या हम तरीके से हम कहें कि इसमें दो भाग कर दिए गए थे एग्जीक्यूटिव्स के या प्रोविजनल गवर्नमेंट के. इसमें दो क्लासेस मेंशन की गई थी एडमिनिस्ट्रेटर्स की. पहली जो क्लास थी दैट वाज फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और दूसरी जो थी वो मिनिस्टर्स की थी. द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंसेस. अब गवर्नर जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोविंसेस का एग्जीक्यूटिव हेड रहेगा. द सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट. और उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कमांड का राइट है वो डिवाइड किया गया था, उसको 2 लिस्ट में डिवाइड किया गया था, दैट इज रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. द गवर्नर वॉज इन चार्ज ऑफ द रिजर्व लिस्ट along with his executive councillors. The subjects under this list were law and order, irrigation, finance, land, revenue, etc. अब गवर्नर जो है वो अपनी रिजर्व लिस्ट के साथ अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के साथ मिलकर काम करेगा. मतलब रिजर्व लिस्ट जो थी वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर में थी और इसके जो मेन सब्जेक्ट्स थे लाइक लॉ एंड ऑर्डर, देन इरिगेशन, फाइनेंस एंड रेवेन्यू, ये इस तरह के जो सब्जेक्ट्स थे वो किसके अंडर में दिए गए थे, रिजर्व्ड लिस्ट में दिए गए थे. द मिनिस्टर वर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर द ट्रांसफर्ड लिस्ट. और जो दूसरी ट्रांसफर्ड लिस्ट थी वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स को दी गई थी, दैट वर द मिनिस्टर्स. द सब्जेक्ट इंक्लूडेड वर एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क, रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, शिक्षा हो गई, जो लोकल गवर्नमेंट हो गई है, हेल्थ हो गई, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो किसके अंडर में होंगे, मिनिस्टर्स के अंडर में. तो यहाँ पे यहाँ से हमें अपना जो है कॉन्सेप्ट मिलता है दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी लिस्ट, जो कि हम आगे देखेंगे डेफिनेटली. तो इस तरीके से वर्क हैज बीन डिवाइडेड, द ड्यूटीज हैड बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स amongst the 2 administrators, that was the executive councillors and the ministers. The ministers were responsible to the people who elected them through the legislature. अब मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उन लोगों के लिए आंसरेबल होंगे, है ना. they must be responsible and answerable and accountable for the people who elected them. जिन्होंने उनको चुन के भेजा है वो उसके लिए क्या होंगे, पूरी तरीके से आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल होंगे. These ministers were nominated from among the elected members of the legislative council. और ये मिनिस्टर्स कहाँ से नॉमिनेटेड होंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं में से इन मिनिस्टर्स को जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा. द एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर अनलाइक द मिनिस्टर्स. एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेचर्स के लिए अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द गवर्नर जनरल कुड इंटरफेयर इन मैटर्स अंडर द रिजर्व लिस्ट, but this interference was restricted for the transferred list. अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल क्या कर सकते हैं, रिजर्व्ड लिस्ट में जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो है वो किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते. So this was for the executives, these clauses or these provisions for the executives. Now come for the legislatures. The size of the provincial legislative assemblies was increased. अब प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो साइज है वो क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा. इन उसमें मेंबर्स जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे.
नाउ अबाउट 70% ऑफ द मेंबर्स वर इलेक्टेड। अब इसमें जो है वो 70% टोटल मेंबर्स के 70% मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होंगे। देयर वर कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स। अब यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेशन तो इन्होंने जो है वो हमने मार्ले मुंटो के थ्रू जो है वो देख ही लिया था। अब क्लास इलेक्शंस को भी, क्लास इलेक्टोरेट्स को भी जो है यहाँ पे लाया गया था कि भैया जो है कम्युनल और क्लास बेसिस पे जो है इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। सम वुमेन कुड ऑल्सो वोट। अब इसमें जो है कुछ सिलेक्टेड महिलाओं को भी जो है, वुमेन को भी जो है वोट देने का राइट दिया गया। द गवर्नर्स एसेंट was required to pass any bill. He also had veto power and could issue ordinance also. गवर्नर के पास जो है किसी भी बिल को पास करने का राइट था और साथ ही साथ उसको वीटो पावर भी दिया गया था। वो किसी भी इशू को जो है वो कैंसिल कर सकता है या रेज कर सकता है। नाउ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। अब ये तो प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात की थी हमने। प्रोविजनल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स के हमने प्रोविंसेस देखे थे, कौन कौन से क्लॉजेस थे उनके लिए। नाउ फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्या क्या क्लॉजेस हैं? द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वॉज द गवर्नर जनरल। ऑब्वियसली अगर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी अलॉटेड वायसराय एंड गवर्नर जनरल, सो ही मस्ट बी द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। देयर वर टू लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविजनल। अब इनके पास जो लिस्ट है, जो डिवाइडेशन ऑफ वर्क है और टास्क या सब्जेक्ट है, ये भी दो हैं। दो लिस्ट में इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन लिस्ट कॉल्ड दैट सेंट्रल लिस्ट एंड द सेकेंड वन इज द प्रोविजनल लिस्ट। द प्रोविंशियल लिस्ट वॉज अंडर द प्रोविंसेस while the center took care of the central list. ऑब्वियसली जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, सेंट्रल लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होंगे और साथ ही साथ प्रोविजनल लिस्ट के लिए जो है वो प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। आउट ऑफ द 8 मेंबर्स ऑफ द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 वर टू बी इंडियन मेंबर्स। अब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 8 मेंबर्स हैं उसमें से 3 जो होंगे वो इंडियन मेंबर्स होंगे। द गवर्नर जनरल कुड इशू ऑर्डिनेंस। और गवर्नर जनरल भी जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ही कुड ऑल्सो सर्टिफाई बिल्स दैट वर रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर ने अगर किसी बिल को रिजेक्ट कर दिया है तो वो फिर भी उस बिल को क्या कर सकते हैं, सर्टिफाई कर सकते हैं। ये उनके पास राइट था। Now the legislature at the central level. A bicameral legislature was set up with 2 houses. अब यहाँ पे जो है लेजिस्लेचर्स के लिए 2 अलग अलग हाउसेस क्रिएट कर दिए गए थे। लेजिस्लेटिव असेंबली फॉरनर ऑफ द लोकसभा, जैसे कि हमारी आज की लोकसभा है, एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा। तो यहाँ पे देखिए एक और कॉन्सेप्ट हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मिल गया था, दैट वी हैव ऑलरेडी अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज लोअर हाउस। He nominated members were nominated by the Governor General from Anglo-Indians and Indian Christian. अब इसमें जो है जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे गवर्नर जनरल के थ्रू वो एंग्लो इंडियन होते हैं और इंडियन क्रिश्चियन होंगे। ठीक है। द मेंबर हैड अ टेन्योर ऑफ 3 years. इन सभी मेंबर्स का जो टेन्योर रहेगा, जो टाइम पीरियड, सर्विस पीरियड रहेगा वो 3 साल का रहेगा। अब काउंसिल ऑफ स्टेट, ये तो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली का, लोकसभा दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, दैट इज लोअर हाउस। नाउ द अपर हाउस द काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे कि राज्यसभा। ओनली मेल मेंबर्स विद अ टेन्योर ऑफ 5 years. यहाँ पे केवल मेल मेंबर्स रहेंगे, पुरुष जो है वो सदस्य रहेंगे और इनका टेन्योर रहेगा 5 साल का। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये जो रहेंगे मेंबर्स किसके रहेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रहेंगे। सो देखिए इस तरीके से जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का एक फ्लो चार्ट यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझ में आ जाए ताकि तो यहाँ पे जो है विधानसभा में 145 सदस्य हैं और राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 सदस्य रहेंगे, 60 मेंबर्स। विधानसभा में 145 मेंबर्स को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज निर्वाचित एंड मनोनीत, मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे 104 और नॉमिनेटेड रहेंगे 41। अब नॉमिनेटेड में भी 2 तरीके के जो है वो, एक रहेंगे स्थायी सदस्य, दूसरे रहेंगे अस्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्यों की संख्या रहेगी 26 और अस्थायी सदस्यों की संख्या रहेगी 15।
इसी तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट में आ जाते हैं राज्य परिषद। इसको भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स में 27 मेंबर्स रहेंगे और इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज स्थानीय सदस्य और स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्यों की संख्या रहेगी 17 और अस्थायी सदस्यों की संख्या रहेगी 10। अब जो 33 सदस्य निर्वाचित हैं उनमें किस तरीके से इन्होंने जो है वो कम्युनल बेसिस पे लोगों को चुनना स्टार्ट किया था। 15 सदस्य जो रहेंगे वो सामान्य दल से रहेंगे या सामान्य वर्ग से रहेंगे। 11 सदस्य मुस्लिम सदस्य रहेंगे। 3 सदस्य यूरोपियन रहेंगे। 3 सदस्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे, बंगाल एंड बर्मा, मतलब एक एक सदस्य बॉम्बे से, एक बंगाल से और एक बर्मा से रहेगा और एक सिख सदस्य रहेगा। इसी तरीके से हमारी जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो इस तरीके से रहेगी कि सामान्य सदस्य 52 रहेंगे 52, मुस्लिम्स रहेंगे 30, यूरोपियन रहेंगे 9, जमींदार रहेंगे 7, भारतीय वाणिज्य से रिलेट करने वाले रहेंगे 4 और सिख रहेंगे 2 सदस्य। तो इस तरीके से इन्होंने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज लोअर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज अपर हाउस, जस्ट सेम एज द लोकसभा एंड राज्यसभा, इनको इंट्रोड्यूस किया था। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म दैट इज 1909 और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1999, इन दोनों रिफॉर्म्स ने हमको हमारी जो विधायिका है, हमारी जो कहना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करने में हमारी काफ़ी मदद की थी। ठीक है, हालांकि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट इन्होंने हमारी सोसाइटी में डाल दिया था, दैट इज द कम्युनल थिंकिंग। कम्युनल थिंकिंग हमारे यहाँ से डेवलप हुई थी और इन्होंने डेफिनेटली हमारे नेशनलिज्म का जो स्ट्रगल था उसको स्लो डाउन करने की पर्पज से ही जो है वो ये एक जो है वो अपनी चाल चली थी, हम ये कह सकते हैं। तो आज मैंने 3 इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। होप आपको समझ में आए होंगे और किसी भी तरीके से अगर आप और मुझसे कुछ बेटर वीडियोस चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट, यू कैन शेयर दिस वीडियो ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स। आपके कमेंट्स का, आपके सजेशन का जो है वो इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही जय भारत।